दोस्तों, बात सन 1991 की है, जब भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था और दुनिया के सामने वो अपने फंड के एलोकेट करने के लिए मदद की गुहार कर रहा था। तब टाटा ग्रुप एक डिसीजन लेती है कि मार्केट में वो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के रूप में एक नई गाड़ी लॉन्च करेगी और टाटा मोटर्स का जन्म होता है। 1991 में टाटा मोटर्स ने अपनी एक गाड़ी लॉन्च करती है जिसका नाम था टाटा ई स्टेट। हालांकि 2 सालों तक वो मार्केट में डोमिनेट करती है और उसके बाद 1994 में टाटा ग्रुप टाटा सूमो लेके आती है। टाटा सूमो अपने दौर का स्पोर्ट्स कार थी और मार्केट सेगमेंट में इकलौती ऐसी गाड़ी थी जो मेड इन इंडिया थी। हालांकि 95 96 आते आते टाटा मोटर्स का सेल रेवेन्यू अच्छा नहीं होता, जिसका वजह मेन विदेशी गाड़ियों का इंडिया पर प्रभाव ज़्यादा था, जैसे में फोर्ड वगैरह। तो इसके लिए करके 97 में टाटा ग्रुप्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि न इस टाटा मोटर्स को हमें सेल करना, जिसके वजह से 1998 फोर्ड कंपनी और टाटा ग्रुप्स के बीच बेचने के लिए बातचीत शुरू होती है। 1998 में एक मीटिंग होती है मुंबई में। वो मुंबई में वाली मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल होती है। सेकेंड राउंड के बात करने के लिए टाटा मोटर्स के अधिकारियों को अमेरिका बुलाया जाता है। 1999 में ये मीटिंग होती है। उस समय ये मीटिंग डेलॉइट में होती है। डेलॉइट में मीटिंग के लिए बहुत सारे अधिकारी भी लोग गए हुए थे और वहाँ पे बिल फोर्ड भी थे। बिलफोर्ड ने जोश में आकर के टाटा मोटर्स के एक अधिकारी को ये बात कर दिया कि अगर आपको गाड़ी बनाने का तमीज़ नहीं था तो आपने इस कंज्यूमर सेक्टर में आए ही क्यों हैं। मैं इस कंपनी को खरीद करके मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ। ये बात उस शख्स के इंसान पे को काफ़ी चुभा और उन्होंने उस मीटिंग को वहीं पे रद्द कर दिया और उसी दिन शाम में वो डेलोइट से न्यूयॉर्क लौट गए। फिर उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं कि टाटा मोटर्स बिकेगी नहीं, वो इस पे और वर्क करेंगे और ये न्यू गाड़ियों को लॉन्च करेगी। उसके बाद टाटा मोटर्स इंडिका अपनी लॉन्च करती है जो मार्केट में काफ़ी अच्छा चलता है और आज के डेट में टाटा मोटर्स क्या आप बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। वक्त का पहिया बदलता है दोस्तों। साल 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी छाता है। फोर्ड कंपनी अप्रोक्स दिवालिया होने के कगार पे थी। वो एक एक करके सारी गाड़ियाँ को अपना बेचना चाह रही थी। कुछ गाड़ियों को वोल्वो के बेची थी और कुछ गाड़ी के लिए वो टाटा मोटर्स को अप्रोच की थी। टाटा मोटर्स फोर्ड की एक मॉडल लैंड रोवर जगुआर के लिए डील डन करती है $2.9 बिलियन में। जब वो डील डन हो जाता है तो वही बिल फोर्ड थे जिन्होंने कभी टाटा मोटर्स को जलील किया था। वही बिल फोर्ड थे, उन्होंने ये कहा कि इस गाड़ी को खरीद करके आपने मुझे आप पे एहसान किया है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ उस शख्स के जिस शख्स ने बिल फोर्ड जैसे लोगों का घमंड तोड़ा। वो व्यक्ति कोई और नहीं थे बल्कि रतन टाटा थे। रतन टाटा का देहांत आज से 2 दिन पहले हुआ है और उनका पार्थिव शरीर कल पंचतत्व में विलीन हो गया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में होता है। हालांकि बचपन उनका उनका काफ़ी दुख भरा गुजरता है, क्योंकि 10 साल के जब थे तब उनके माता पिता के बीच में तलाक हो जाता है और उसके वजह से उन्हें कुछ महीनों के लिए पारसी अनाथालय में रखा जाता है। उसके बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा थी, उन्होंने उन्हें गोद ली और रतन टाटा के सौतेले भाइयों के साथ उन्हें रखा जाता है जो कि नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे थे। रतन टाटा शुरुआती के दौर में मुंबई में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद वो बिशप कॉटन स्कूल शिमला चले जाते हैं। शिमला के बाद वो न्यूयॉर्क चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में वहाँ पे अपनी कंप्लीट करने के बाद वो कार्नेल यूनिवर्सिटी से बीआर की कंप्लीट करते हैं। फिर वो बिजनेस स्टडी करने के लिए हार्वर्ड स्कूल चले जाते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से वो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद वो इंडिया लौटना नहीं चाहते थे। इसी बीच में उनकी दादी की तबीयत खराब होता है और वो इंडिया लौटते हैं, क्योंकि उनका लगाव अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा उनकी दादी से के साथ था। जब इंडिया लौटते हैं तो वो लौटने के कुछ दिनों के बाद वो आईबीएम कंपनी में वो काम करना शुरू करते हैं। ये बात उस समय के टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन जे.आर. टाटा को पता नहीं थी। उन्हें जैसे ही ये मालूम होता है वो काफ़ी गुस्सा आ जाते हैं। रतन टाटा को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उन्हें सख्त हिदायत देते हैं कि आप अगर हिंदुस्तान में कहीं काम करेंगे तो टाटा ग्रुप्स के में ही काम करेंगे। फिर उसके बाद वो बायोडाटा मंगाते हैं। रतन टाटा जी का टाटा ग्रुप्स में कैरियर 1960 में शुरुआत होता है। हालांकि वो काफ़ी छोटे पद से शुरुआत करते हैं। वो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो ब्लास्ट फर्नेस के मेंटेनेंस पे भी काम करते हैं। ये सिलसिला चलते रहता है टिल 1991 तक। 1991 में जे.आर. टाटा के मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। हालांकि उस समय टाटा ग्रुप्स की जो कंपनियां थी उनमें काफ़ी मतभेद होता है रतन टाटा को बनाने की वजह से, क्योंकि रतन टाटा के उस समय जो टाटा ग्रुप्स थी वो काफ़ी बटी हुई थी 95 कंपनियां में। उन्होंने सेंट्रलाइज नहीं थी। रतन टाटा 1991 में पदभार संभालने के बाद पहला काम उन्होंने वही किया कि सारी कंपनियों को एक टाटा एंड सन्स में ला करके सेंट्रलाइज किया। फिर उसके बाद उन्होंने देशों में विदेशों में अपनी कंपनियों को स्टैब्लिश करना शुरू किया। जब रतन टाटा 1991 में टाटा ग्रुप्स का पदभार संभाले थे तो उस समय
मार्केट का रेवेन्यू था 14,000 करोड़, मार्केट का कैप था 30,000 करोड़। लेकिन आज के डेट में टोटल मार्केट का कैप है 25 लाख करोड़ और ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है। आज के डेट में टाटा ग्रुप सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी एम्प्लॉयर में से एक है। ये रतन टाटा की ही उद्देश्य मेहनत का नतीजा है कि जो आज टाटा ग्रुप्स दुनिया में जानी पहचानी जाती है। आप जितनी प्रोडक्ट देखते हैं, कहा जाता है कि टाटा ग्रुप्स ऐसी कंपनी है जो सुई से लेकर जहाज तक बनाती है, नमक से लेकर के सॉफ्टवेयर तक बनाती है, जो वाकई में बाकी बात सही है। रतन टाटा अपने कार्यकाल में कंपनी को एक नई बुलंदियों पर लेके जाते हैं। वो बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर करते हैं, जिसमें लैंड रोवर, जगुआर, टेटली जैसी प्रमुख कंपनियां थी। वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी आईटी कंपनी टीसीएस में भी उन्होंने बहुत साल तक काम किया। उन्हीं का नतीजा ये था कि आज टीसीएस हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। रतन टाटा आज तक अपनी टाटा ग्रुप्स को 40 से 50 गुना प्रॉफिट दे चुके हैं, कंपेयर 1991 से लेकर के 2012 में। हालांकि 2013 में साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, बट ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी उन्हें 2016 में अपने पद से रिमूव किया जाता है। फिर टाटा ग्रुप्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में फैसला लेते हैं कि रतन टाटा ही अभी पद को संभालेंगे और 2017 तक वो पद को संभालते हैं एज ए चेयरमैन। रतन टाटा अपने कार्यकाल में बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल खोलते हैं, बहुत सारे रिसर्च हॉस्पिटल खोलते हैं और वो खासकर आईआईटी एंड एम्स को काफ़ी करोड़ों रुपए की मदद देते हैं, जिसके वजह से रिसर्च को आगे बढ़ाया गया। टाटा के काम को देखते हुए भारत सरकार ने 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया था। हालांकि उन्हें विदेशों से भी कई एक मानक डिग्रियां मिली। हालांकि दोस्तों अभी एक चर्चा का विषय है कि क्या रतन टाटा के जाने के बाद कोई ऐसा काबिल व्यक्ति है जो टाटा ग्रुप्स को एक नई बुलंदियों पर ले जा पाएगा, जैसे रतन टाटा ने 1991 में जब हिंदुस्तान आर्थिक मंदी को झेल रहा था उस समय पदभार संभालते हैं और 2012 तक में हिंदुस्तान में की एक कंपनी को विदेशों में पहुंचाते हैं। आज के डेट में टाटा ग्रुप्स की जो कंपनियां दुनिया के 100 से प्लस देशों में काम करती हैं और ब्रिटेन जैसे देशों में ये सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। अगर आप रतन टाटा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।